Okay. Good morning, guys. Welcome to Chandra classes. This is Prakash, and today we are going to start a very important subject. We will deal with the very important topics of that subject, which includes a lot of syllabus of your competitive papers. Obviously, we are talking about the subject of Indian history, भारतीय इतिहास. Obviously, in this lecture, we are going to deal with the various topics of Indian history. ज़्यादातर हम लोग जानते हैं और ये मानते भी हैं, हमने देखा भी है कि इंडियन हिस्ट्री जो कि कितना बड़ा पार्ट है. इट्स अ वाइड सब्जेक्ट विच हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ कंटेंट. ऑब्वियसली हर एक कॉम्पिटिटिव पेपर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इन इंडिया, चाहे आप ए ग्रेड में सिविल सर्विसेज की बात कीजिए, चाहे डी ग्रेड तक की बात कीजिए, कहीं भी, तो वहाँ पे हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है. ठीक है, बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हिस्ट्री. और हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो एक लेबल होता है पैटर्न का, वो बदलते जाता है. और हमें क्या करना है, हमें बस उसी लेवल को देखते हुए अपने सब्जेक्ट की स्टार्ट करनी है. तो देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. देखिए, हिस्ट्री में 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, हम सबको पता है. ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि हाँ भाई, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. ऑब्वियसली ये 3 सेक्टर्स होते हैं, लेकिन इन 3 सेक्टर्स में से ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव पेपर्स में, अगर मैं बात करूं चाहे एलटी ग्रेड की, जीआईसी की बात करूं, चाहे सिविल सर्विसेज की बात करूं, या किसी भी कॉम्पिटिटिव बेस्ड पेपर की बात करूं, तो वहां पे ज़्यादातर पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे मॉडर्न एरा के पूछे जाते हैं. बट द जेनरा हैज़ बिन टू चेंज. परिवर्तन ही संसार का नियम है. तो ऑब्वियसली धीरे धीरे ये चीज़ें बदलेंगी और बदल रही हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर्स के किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर्स को उठाकर उसका एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे, यू विल गेट दैट देयर इज अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस have been done by the commissions for you guys. आप लोगों के लिए आयोग ने बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया है. टॉपिक वही है, कंटेंट वही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने क्वेश्चंस की जो मॉडिफिकेशन पे काम किया है, बच्चे वहीं फंस जाते हैं. एंड द चंद्रा क्लासेस इसी पर काम कर रहा है कि आपको एकदम बेस्ट एनालिसिस किया हुआ पेपर पैटर्न जो है वो दिया जाए. देखिए, जो भी आपके पेपर होने वाले हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड का होने वाला है, जीएसए का होने वाला है, या अदर पेपर्स होने वाले हैं, सब में आपके इस सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. मैं सिलेबस पे जाऊंगा नहीं और न ही मैं पेपर पैटर्न की बात करने यहाँ आया हूँ. ठीक है, हमारा काम है उस टॉपिक पे डिस्कशन करना, ताकि आप टॉपिक को देखें, समझें और ये जान पाएं कि हाँ, मुझे इस टॉपिक में किस कंटेंट की ज़रूरत थी, क्या वो डिलीवर हुआ है, क्या हम इस कंटेंट के बेसिस पे उस एग्जामिनेशन के उस लेवल को अचीव कर सकते हैं. ऑब्वियसली यू विल, एंड दैट्स नॉट अ स्पॉइलर. मीन्स दैट्स ऑब्वियसली ये एकदम सक्सीडेड फॉर्म है. मैं आपको गारंटी देता हूं दैट यू विल स्कोर. ओके, अगर हम जनरली बात करें, अगर नॉर्मली अगर किसी भी सेक्टर की बात करें, तो कहीं भी हम लोग अगर इन सब बातों को करते हैं तो हम ये जानते हैं कि कैसे हम किसी सेक्टर्स के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा मोड़ा उसकी बेसिसिटी को जानना ये नेसेसरी होता है और हमें जानना भी चाहिए. ठीक है, तो इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हम जिस सब्जेक्ट्स को, जिस टॉपिक को डील कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर को आप उठा के देखेंगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा पूछा जाता है, रोल ऑफ वेरियस पर्सनालिटीज ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट्स. नेशनल मूवमेंट्स ऑब्वियस सी बात है, बहुत भी वाइड टॉपिक है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करता है. तो इसमें बहुत सी वेरियस पर्सनालिटीज़ आती हैं, बहुत सी पर्सनालिटीज़ आएंगी. आप किसी एक को उठाकर उस पर बात करेंगे तो भी बहुत टाइम लग जाएगा. बट हम एक समराइज वे में, एक कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर के बारे में धीरे धीरे बातें करेंगे, और जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है तो हम लोग उस पर भी डिस्कशन करते रहेंगे. ठीक है, तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है तो उस पर ही आज बातें कर लेते हैं. तो सबसे पहले वेरियस पर्सनालिटीज़ में हम लोग बात कर लेते हैं आज महात्मा गांधी जी के बारे में. ऑब्वियसली
प्रोफेशनली हम लोग उन्हें महात्मा गांधी बुलाते हैं, बट लिटरली वी नो व्हाट वाज हिज रियल नेम। ओके, मोहनदास करमचंद गांधी। जब भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे तो एक एरा हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि हम सबको पता है दैट हाउ what kind of person he was. He was a legendary person and plays a very crucial role, very important role in the history of our independence. ठीक है, हमारे इंडिपेंडेंस में, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था। अब आप सोचेंगे कि हाँ सही है सर, यहाँ पे तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, पूछे भी जाते हैं, और ज़्यादातर बच्चे जो हैं इसमें से वो ये जानते भी होंगे कि हाँ भाई यहाँ से कुछ माइनर क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं ना कि इन सब टॉपिक्स को छोड़ दिया जाए, नहीं, बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता, इस पर डील किया जाना चाहिए। बट आई एश्योर्ड यू दैट टुडे आई एम नॉट गोइंग टू talk you about the Mahatma Gandhis. I'm just going to resolve various kinds of analysis. Means I am here with the analysis paper pattern where the lot of questions has been arised from this topic. महात्मा गांधी जी के बारे में लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि एक छोटे से समरी के बेसिस में उन पूरे क्वेश्चंस को समराइज किया जा सके, ताकि आप जब पेपर एनालिसिस करें और पेपर पैटर्न को देखें तो आपको मिलेगा कि हाँ वो सारे क्वेश्चंस यहीं से कहीं से डील हुए हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, वी विल स्टार्ट विथ, यू कैन नोट इट डाउन। ऑब्वियसली देखिए, जो खुद से बनाए हुए नोट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा किफ़ायती होते हैं। दैट विल बी द बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है, बिकॉज you are the authority of that persons who had written such things in a various pattern, in various ways. आप खुद एक अथॉरिटी हो जो उस पैटर्न को लिख रहे हो जो आप समझोगे अपने लिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम सभी को नोट्स की ज़रूरत होती है, और वो आपके द्वारा जो खुद बनाया हुआ रहता है वही सबसे सही है। तो आप प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए। जनरली हम सब अगर बात करेंगे तो इनके फादर के बारे में ही बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हाँ भाई फादर कौन थे। तो हम सब जानते हैं कि हाँ भाई इनके पिताजी का नाम क्या था, मिस्टर करमचंद गांधी। ओके, गुड। मदर्स नेम, ऑब्वियसली वी ऑल नो व्हाट वाज हिज मदर्स नेम। पुतलीबाई। बर्थ कहाँ पे हुआ था, तो ये भी हम लोग जानते हैं कि हाँ भाई पोरबंदर, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में इनका बर्थ हुआ था। डेट ऑब्वियसली हम लोग वो स्पेसिफिक डेट भी जानते हैं, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, एकदम कॉमन सी बात है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। तो उस पर थोड़ी थोड़ी ही देखिए, जब टॉपिक एक सिंपल होता है लेकिन किस पर्सनालिटी के बारे में है आप इस पे विचार जरूर कीजिएगा। ओके, 2 थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से एक और क्वेश्चंस पूछा जाता है, अक्सर पूछता है कि व्हाट वाज हिज फादर, इनके पिताजी क्या थे। तो इनके पिताजी जो थे वो पोरबंदर, दैट इज राजकोट या अहमदाबाद के बारे में बात कर ले तो ही वॉज एज अ दीवान, ही वॉज वर्किंग एज अ दीवान इन दैट एरिया। वो क्या वहाँ पे थे, वो वहाँ पे दीवान का रोल प्ले करते थे, ठीक है। अब इन सब के साथ साथ एक और टॉपिक है जो थोड़ा सा इसमें से एक जगह से और क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इन विच ईयर ही गॉट मैरिड एंड व्हाट वाज हिज स्पाउस नेम। तो देखिए, at the age of 13 years in 1882 he got married with
कस्तूरबा गांधी। उनकी शादी हुई, पहले तो वैसे भी बहुत जल्दी शादियां हो जाती थी, वही चीज़ है, द सेम थिंग हैपन्स विद गांधी जी टू, कि भाई उनकी मैरिज हुई एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, 13 ईयर्स पे उनकी एज हुई विद कस्तूरबा गांधी। ओके, देखिए जो जेन्युइन क्वेश्चंस थे उनको हम लोग लाइन बाय लाइन एक नोट्स या एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट के बेसिस पे समराइज कर लेते हैं, इस पूरे लेक्चर को उसी बेसिस पे समराइज कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे अब उठता है, यहाँ से मेन क्वेश्चंस उठने शुरू होते हैं आपके सारे कॉम्पिटिटिव पेपर्स में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि हाँ अब गांधी जी से जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो क्या आते हैं, तो वो यहाँ से उठता है। 1882 he got married with the Kasturba Gandhi ji, and then after what he did, okay, in 1889 to 1901 he went England. Where he went? He went England. For what? To complete his education. अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए वो कहाँ गए? वो गए इंग्लैंड चले गए, ठीक है। He completed his law from there. 1889 से 1891 के बीच में वो कहाँ गए? वो चले गए इंग्लैंड, और वहाँ से उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री ली, जिसको बैरिस्ट्रेट की भी डिग्री कही जाती थी। भाई वहाँ से फिर रिटर्न हुए। अब 1889, आप बस एरा को समझिए, आप जेनरा को समझिए कि भाई किस एरा में, किस ईयर में क्या हो रहा है, आप एकदम डिटेल में आप बड़ी आसानी से 1869 से 1948 तक पहुंच जाएंगे, सिर्फ गांधी जी के बेसिस पे, कि हम गांधी जी के बेसिस पे कैसे इतनी आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग इस पे बात कर रहे हैं आज, ठीक है। तो देखिए एरा स्टार्ट हुआ, जैसा मैंने बताया कि 1869 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी वॉज बॉर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। ऑब्वियसली हिज फादर वॉज मिस्टर करमचंद गांधी एंड हर मदर वॉज पुतलीबाई। At the age of 13 years, in 1882, he got married with Kasturba Gandhi ji. Then again, at the age of in year 1889 to 91, he went England for his educations. वहाँ पे उन्होंने लॉ की डिग्री को कंप्लीट किया। Then again, he came back in India. अब भाई इंडिया तो वापस आए। अब इंडिया आने के बारे में, इंडिया वापस आने के बाद उनसे भाई कई तरीके के, जब कोई आता है तो इतनी आसानी से तो सक्सेस पाता नहीं है ना, तो वही काम उन्होंने भी किया। बट द सक्सेस तो आनी थी, इसलिए कुछ और काम के लिए थोड़ा और टाइम लगा। He came back in India after completing his education. He came back in India, and in 1893 he meet with, after returning to India he started his practicing in Bombay. वहाँ के बाद फिर तब he meets with an Indian Muslim. An Indian Muslim. What was his name? His name was, what was his name? Anyone knows? कि भाई उनका नाम क्या था? ठीक है, कोई बात नहीं, आप जानिए, मुझे उम्मीद है, मैं जानता हूँ कि हाँ आप लोग को कहीं ना कहीं याद होगा। और यही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि हाँ वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। His name was दादा अब्दुल्ला। आप आयोग के या किसी अदर पेपर में देख लीजिए, वहां पूछा गया है कि किसके केस को लेकर गांधी जी साउथ अफ्रीका चले गए थे। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर हिज केस, और इन्हीं के केस के लिए गांधी जी कहाँ गए? गांधी जी गए साउथ अफ्रीका, ठीक है। वहाँ पे अब देखिए भाई, हिस्ट्री ऐसे ही बनती है। कोई व्यक्ति महान कब बनता है? जब सिर्फ देखिए, अगर आपको लगता हो कि हम अपने बेसिस पे या सिर्फ बातें करके महान बन जाते हैं, तो नहीं, कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी भी डिसाइडेड रहती है आपको आपके उस प्लेस को दिलाने में, ठीक है। यहाँ पे डेस्टिनी ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया गांधी जी के लिए। देखिए हम लोग अक्सर मानते हैं कि हिस्ट्री क्या होती है ना, हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट होती है, ऐसा लोग मानते हैं, बोलते हैं
ठीक है, बचपन से लेके हमारे माइंडसेट में ये चीज़ें भरी जाती हैं, इफ़ यू वांट टू स्लीप गो एंड स्टडी हिस्ट्री। हाँ, ऑब्वियसली सच अ रबिश थिंग्स, ऐसा नहीं है। एक अगर सिनेरियो के बेसिस पे हम बात करें, एक अगर सिनेरियो को देखते हुए हम बात करें, तो हिस्ट्री एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे नहीं, इतने बड़े बड़े हिस्टोरियंस बने हुए हैं जिन्होंने इस पे इतना रिसर्च किया, इस पे इतनी बातें की। तो देखिए, इस पूरे जनरा को हम लोग धीरे धीरे देखते हुए चलते हैं, आप पूरे आसानी से 1948 तक पहुंच जाएंगे, बस थोड़े से समय को देखते चलिए। ओके, इन 1893 he meet with an Indian Muslims named Dada Abdullah and he went to South Africa for his case। ठीक है, साउथ अफ्रीका गए अब केस के लिए। अब साउथ अफ्रीका तो पहुंच गए, अब आप सबको पता है कि साउथ अफ्रीका में उस समय क्या चल रहा था। उस समय भाई साउथ अफ्रीका में बहुत बेजोड़ का वॉर चल रहा था, कह सकते हैं एक तरीके से वॉर चल रहा था। इट वॉज वॉर बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। There was a very important movement was going on there, anti-apartheid movement, एंटी-अपार्थाइड मूवमेंट, रंग भेद मूवमेंट जो था, रंग भेद मूवमेंट जो चल रहा था वहां पे, वो तो उस समय गांधी जी वहां पहुंचे। देखिए वहां पे वंस्ट ही वॉज विजिटिंग he was going to डरबन टू प्रिटोरिया। डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, फर्स्ट क्लास में जा रहे थे। देखिए पहले क्या था ना, जो ब्लैक एंड वाइट वाला था, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सब चीज़ें थोड़ी मोड़ी आपको पहले से ही पता होगी कि हाँ ब्लैक एंड वाइट या एंटी अपार्थाइड मूवमेंट किस चीज़ के लिए वहाँ चल रहा था। खैर ठीक है, अब देखिए रंगभेद आंदोलन जिसको कहते हैं हिंदी में। ओके, तो जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या किया कि भाई फर्स्ट क्लास की टिकट ले ली और फर्स्ट क्लास की गाड़ी में चढ़ गए। कहाँ जाना था उन्हें जाना था डरबन से लेकर प्रिटोरिया तक। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि गांधी जी को जाना कहाँ था, फ्रॉम वेयर गांधी जी वॉज गोइंग, फ्रॉम वेयर टू वेयर गांधी जी वॉज गोइंग। तो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अब फर्स्ट क्लास में गांधी जी चढ़ गए, लेकिन उस समय का ये रूल ऐसा था, वहाँ पे जो लोगों ने रूल्स बना के रखे थे कि भाई कोई भी ब्लैक पर्सन, ब्लैक कम्युनिटी का पर्सन will not allowed to suffer, will not allowed to travel in first class। तो फर्स्ट क्लास में फिर भी उन्होंने चले गए, वहाँ चले गए तो जितने भी वाइट पर्सनालिटी के लोग थे, he threw out him out of the train। तो कहाँ पे, in Pittsburgh he was thrown out from the train। But when he thrown out from the train, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि चलो यार अब चलते हैं, हम भी छोड़ के चले जाते हैं, रहने दो, सबके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे भी साथ हुआ तो क्या हुआ, जैसा कि हम लोग आज के समाज में देखते हैं, ठीक है ना। उनकी डेस्टिनी कुछ और थी। सो ही डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट इट एंड ही ज्वाइंड एंटी-अपार्थाइड मूवमेंट। उन्होंने रंगभेद मूवमेंट जो था, आंदोलन जो था, उससे उन्होंने ज्वाइन किया और उसको एक तरीके से लीड करना शुरू किया कि नहीं ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे ही एक कॉन्सेप्ट जन्मा था। खैर अभी आगे के टॉपिक्स में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे तो मच बेटर रहेगा, क्योंकि किसी कॉन्सेप्ट को बहुत पहले ही डिस्कस करना भी अच्छी बात नहीं होती, उसके लिए उस प्लेस तक पहुँचना ज़्यादा अच्छी बात होती है, ठीक है। तो अब भाई एंटी अपार्थाइड मूवमेंट उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और एंटी अपार्थाइड मूवमेंट जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उसके बाद अब कई तरीके से प्रॉब्लम्स आने वाली थी, लेकिन अब उस प्रॉब्लम्स को कैसे निपटाया जाए आसानी से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि फ्रॉम वेयर टू वेयर गांधी जी वॉज ट्रैवलिंग, एट विच प्लेस गांधी जी वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम द पैसेंजर्स ट्रेन, इन विच ईयर ही फाउंडेड फिनिक्स ट्रस्ट, इन विच ईयर ही फाउंडेड टॉलस्टॉय फॉर्म, ओके, तो इन विच ईयर ही फॉर्म्ड नेशनल इंडियन कांग्रेस।
तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये गांधी जी के कब के जब वो साउथ अफ्रीकन विजिट पे थे, साउथ अफ्रीकन टूर पे थे या साउथ अफ्रीका में गए हुए थे, वहाँ पे जो उन्होंने मूवमेंट किया था, वो जब एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के पार्ट थे, तब वहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया था, उससे रिलेटेड ये 3-4 क्वेश्चन ही अक्सर पूछे गए हैं, और इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ें उनसे रिलेटेड वहाँ से नहीं पूछी गई है। तो हम लोग इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, अब एरा चल रहा था 1893 के बाद का ही या 1893 के आसपास का। तो इसी समय 1893 में हम सब जानते हैं कि गांधी जी वहाँ गए थे। फिर उनके साथ वो इंसिडेंट हो गया था, वो इंसिडेंट जिसमें उन्होंने जाना था कि हाँ भाई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। ही फेस द डिस्क्रिमिनेशन डिड बाय ब्रिटिशर्स फॉर हिम। ओके, तो उसके बाद जो चीज़ें हुई 1894, in 1894, that is on 22nd of December in 1894, डेट्स नहीं पूछी जाती। देखिए, जो आप लोगों को ये लगता हो ना कि हिस्ट्री मैं कैसे पढ़ूं, क्या होगा, क्या हिस्ट्री में डेट्स याद करनी होंगी, नहीं, ये सब चीज़ें नहीं। एक ईयर थोड़ा मोड़ा याद करना चाहिए, और ईयर इसलिए याद करना चाहिए ताकि आप उस क्रोनोलॉजी को समझ पाएँ आसानी से, उस क्रोनोलॉजी के बारे में जान पाएँ कि किस तरीके से आपको एक क्राइटेरिया सेट करना है एक पर्टिकुलर इवेंट्स के होने पर, कैसे कैसे उसे रेगुलर बेसिस पे लगाया जाता है। और अक्सर अब के पेपर पैटर्न में आपसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लिखता है सेट द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल, या सेट द पर्सन्स ऑन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस। 4-5 लोगों को दे दिया जाता है, उसके क्रोनोलॉजी के बेसिस पे उस पर डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, ओके। तो इन 1894 he established नेटल इंडियन कांग्रेस। ओके, इन 1894 उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, उसके ये सेक्रेटरी भी रहे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से कहानी आती है 1904 में। फिर धीरे धीरे अब भाई वो उसके पार्ट रहे हुए हैं। तो 1904 में अब 1893 से लेके 1894 तक में वो एक बहुत बड़ी वहाँ के चर्चित हस्ती हो चुके थे, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हो चुके थे, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट के बहुत बड़े पर्सनालिटी हो चुके थे। ठीक है, ऐसा कि उन्होंने 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, ही स्टैब्लिश नेटल इंडियन कांग्रेस इन 1894, और उसके एक सेक्रेटरी भी रहे। ठीक है, सेक्रेटरी रहे। तो बस ओके, अब यहाँ के बाद फिर तब 1904 की बात आती है। ओके, इन 1904 गांधी जी फाउंडेड क्या, फिनिक्स आश्रम। फाउंडेड फिनिक्स आश्रम इन साउथ अफ्रीका, एट डरबन साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, फिनिक्स आश्रम फाउंड किया। ही फाउंडेड फिनिक्स आश्रम इन 1904। 1904 में उन्होंने फिनिक्स आश्रम बनाया, कहाँ पे, यहाँ पे डरबन में। ठीक है, इसके बाद फिर तब पारी आती है 1896 की। In 1894 he founded, 22nd of December in 1894 he founded Natal Indian Congress. Then after in 1904 he established Phoenix आश्रम। ठीक है, और यही फिनिक्स आश्रम बाद में 1912 में, यही फिनिक्स आश्रम जो था 1912 में he got converted by the government फिनिक्स ट्रस्ट, उसका नाम फिनिक्स ट्रस्ट पड़ गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनिक्स आश्रम, इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, तो 1904 में किया था। किसने, गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने किया था। ओके, और इसका नाम फिनिक्स ट्रस्ट कब पड़ा, तो 1912 में इसका नाम बदलकर फिनिक्स ट्रस्ट कर दिया गया। ठीक है,
अब 1904 की बात ये थी। अब इसी समय यहाँ के जस्ट 2 साल बाद 1906 में वहाँ पे एक सिस्टम शुरू हुआ। देखिए जितने एशिया के लोग रह रहे थे वहाँ पे, ठीक है, उन सब के बारे में कुछ न कुछ चीज़ें, भाई ज़्यादा लोग रह रहे थे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों को, ब्रिटिशर्स को बस डिस्क्रिमिनेट करना था पीपल्स को। तो उन्होंने क्या किया कि 1906 में ही डिसाइडेड एन एक्ट वाज कम इन 1906 एशियाटिक registration act. This was come. Under this, people of India which were living in Africa have to register themselves. तो 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट आया और इस एक्ट के तहत ये बताया गया कि जितने भी एशियाटिक लोग थे, एशियाटिक लोग मतलब वो लोग, वो इंडियंस जो कि उस समय अफ्रीका कंटिनेंट पे रह रहे थे, स्पेशली इन अफ्रीका में जो रह रहे थे, ठीक है, तो उनको इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अपने बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे अब चीज़ें हुई। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए गांधी जी ने क्या किया, ही फाउंडेड टॉलस्टॉय आश्रम इन 1906। इन सबको देखते हुए गांधी जी ने क्या बनाया, ही फाउंडेड टॉलस्टॉय आश्रम, ठीक है, ओके। तो उन्होंने भाई टॉलस्टॉय, बेसिकली तो उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया था, इसको बाद में कन्वर्ट किया गया आश्रम में, उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया, ठीक है। 1906 में गांधी जी ने क्या बनाया, टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया, बाद में ही इसको कन्वर्ट कर दिया गया टॉलस्टॉय आश्रम के लिए। क्यों, गांधी जी की मेमोरी में, भाई गांधी जी ने बहुत बढ़िया काम किया था तो उनकी मेमोरी में ये चीज़ें कर दी गई। एरा हो गया 1906। अब ये एरा चलते 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 आपका आ चुका था, अब वहाँ का काम गांधी जी का ख़त्म भी हो गया था एक तरीके से। उन्होंने भी एंटी अपार्थाइड मूवमेंट को एक सही पोजीशन पे पहुँचाया, ही गॉट द जस्टिस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। और वहाँ पे जो गांधी जी ने, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जब 1906 में ही देखिए जब रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, ठीक है, उस समय क्या हुआ था कि सबका रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी हो गया था। उस समय गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने सबके साथ मिलकर डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया वहाँ पे, ठीक है, डिसओबीडियंस मूवमेंट। और यही डिसओबीडियंस मूवमेंट आगे जाके एक सत्याग्रह का रूप लिया, ठीक है, और उसी सत्याग्रह के बेसिस पे फिर आगे जाके 1906 में उन्होंने फाउंड किया टॉलस्टॉय फॉर्म, जो कि बाद में उन्हीं की याद में टॉलस्टॉय आश्रम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जब सत्याग्रह क्या होता है, तो व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह, ये सब कहानी जब हम लोग गांधीयन एरा पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट स्टडी होती है गांधीयन एरा की, ठीक है, तो उसमें हम लोग पूरा जानेंगे। जब हम लोग 1919 से 1942 तक जब ये चीज़ें पढ़ेंगे पूरा गांधीयन एरा, तो उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ओके। उससे पहले अभी इसके बारे में थोड़ी मोड़ी चीज़ें बस इतना बता देंगे कि टू एम्फेसाइज द ट्रूथ देयर इज़ अ नीड एंड सर्च फॉर द ट्रूथ, इसके लिए ही बातें करना होता है सत्याग्रह। इस पर हम लोग फिर आगे जाके डिस्कशन करेंगे, ओके। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक। अब भाई 1906 हो गया था, उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म भी बना दिया था, ओके। अब आया समय 9 जैन 1915 का, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। क्या हुआ, गांधी जी वॉज रिटर्न टू इंडिया। गांधी जी इंडिया रिटर्न हुए, परमानेंटली रिटर्न हो चुके थे क्योंकि वहाँ का काम उनका हो गया था, ठीक है।
और इन्हीं के लिए इस डे को आज भी 9th ऑफ जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? NRI डे। ठीक है, इसीलिए हम लोग आज भी 9th ऑफ जनवरी को NRI डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक की बात ये हो गई। He came to Bombay and take some offices for his rent. Okay, अब उन्होंने रेंट पे कुछ ऑफिस लिया, एक कमरा लिया। कहाँ पे? देखिए, अहमदाबाद में उन्होंने क्या किया, एक रूम को रेंट पे लिया। ठीक है, किससे? तो वो रूम जो था वो था जीवनलाल का, एडवोकेट जीवनलाल, बैरिस्टर जीवनलाल जिनको कहा जाता है। ठीक है, ओके, तो इनका जो रूम था, ओके, अब इनके रूम, और यहीं पे जाके भाई 9th जैन 1915 को गांधी जी यहाँ वापस आए। अब भाई गांधी जी आए थे तो वो अब तक में एक फेमस पर्सनालिटी बन चुके थे। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद फिर तो 25 मई 25 मई 1915 में ही, ठीक है, इसी कमरे से जो उन्होंने रेंट पे लिया था, ठीक है, उन्होंने इसे सत्याग्रह आश्रम के नाम से बनाया। सत्याग्रह आश्रम, क्या नाम दिया उन्होंने? नाम दिया भाई सत्याग्रह आश्रम। देखिए, सत्याग्रह के बारे में पहले भी मैं बहुत थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया हूं कि देखो भाई, एक तरीके से, रुक जाइए, शायद दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, तो सत्य के लिए जो लड़ाई होती थी उन्होंने, जिसमें उन्होंने ट्रूथ, देखिए, अ फाइट फॉर अनजस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ नॉन वायलेंस इज लेड टू नोन एज सत्याग्रह। तो उन्होंने सत्याग्रह आश्रम बनाया, जो कि आगे जाके यही चीजें, ये जो सत्याग्रह आश्रम है, यही आगे जाके आपका क्या बन गया है? यही आगे जाके आपका बन गया है साबरमती आश्रम। यही सत्याग्रह आश्रम आपका आगे जाके क्या बन गया है? साबरमती आश्रम बन गया है। ठीक है, तो देखिए यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ लोग एक क्वेश्चन, एक बहुत ही मतलब कहाँ शायद NTPC में एक बार पूछ लिया था कि भाई इसके पैसे किसने दिए थे? तो अंबालाल सारा भाई ने इसके पूरे पेमेंट दिए थे। इसमें जो रूम लिया था उन्होंने और जो आश्रम बनाया था, जो भी टेक केयर हुआ था, तो अंबालाल सारा भाई ने यहाँ पे चीज़ें दी थी। ओके, यहाँ तक की बातें हो गई। वैसे गांधी जी के बारे में दो और क्वेश्चंस हैं जो उनके फैमिली बेसिस पे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा बीच का ही एक है टॉपिक, बस 2 लाइन का है, उससे भी देख लीजिए। वैसे तो गांधी जी हैज 4 सन्स। हैड 4 सन्स, उनके 4 बेटे थे। ठीक है, कौन कौन से? तो पहले, ओके, हरिलाल, रामदास, मनीलाल और देवदास। इन सब के साथ साथ उन्होंने एक 5th सन के रूप में भी एक को एक्सेप्ट किया था। उन्होंने बताया था कि ये मेरे 5वें बेटे हैं। ठीक है, किसको? जमुनालाल बजाज को। जमुनालाल बजाज को उन्होंने बताया कि ये मेरे 5वें बेटे हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हु इज कंसिडर्ड एज एडॉप्टेड सन ऑफ गांधी जी, कि गांधी जी के जो एडॉप्टेड सन है वो किसको कहा जाता है? तो जमुनालाल बजाज जी को कहा जाता है। ठीक है, तो अब कहानी फिर से वही जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे हम लोगों ने अभी तुरंत छोड़ा था। देखिए, अब भाई साबरमती आश्रम जिसको बाद में बना दिया गया, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हो चुकी थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी ने किसकी किताबें पढ़ी थी? ज़्यादातर अक्सर पूछी जाती है कि भाई वो कौन से हिस्टोरियंस थे, वो कौन से थियोरिस्ट थे जिनकी किताबें गांधी जी ने पढ़ी थी। तो 2 फेमस क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे गए हैं।
दो फेमस पर्सनालिटी की किताबें उन्होंने बेसिकली पढ़ी है और जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। एक रस्किन की और दूसरा लियो टॉल्स्टॉय की। ओके, तो रस्किन से क्या सीखा था? रस्किन की किताब से जो उन्होंने प्रेरणा ली थी, ठीक है, वो क्या ली थी? उन्होंने हंगर स्ट्राइक के बारे में, जो वो भूख हड़ताल करते थे उसके बारे में, उसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो यहाँ से उन्होंने अडॉप्ट की। और जो मतलब ये जो उनका जो मूवमेंट होता था, जितने आंदोलन होते थे, ठीक है, उस आंदोलन की जो प्रेरणा होती थी, ठीक है, या आप यूँ कह सकते थे कि एक तरीके से लियो टॉल्स्टॉय, तो जो आंदोलन के लिए जो प्रेरणा होती थी, ठीक है, प्रेरणा जो होती थी आंदोलन की, मूवमेंट की, वो कहाँ से ली थी उन्होंने? लियो टॉल्स्टॉय से। एक तरीके से इनके बुक से उन्होंने ये प्रेरणा ली थी, ये जो इनर मोटिवेशन होता है जिसका मतलब, तो जो ये आंदोलन करते थे नॉन वायलेंस वाला, ठीक है, ट्रुथ को लेकर के, ठीक है, तो ये सब सारी जो चीज़ें थी, सत्याग्रह, ये सब चीज़ें इनसे होती थी। अब यहाँ तक तो ये चीज़ें हो गई, ये दो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी का, वो ये होता था कि अब गांधी जी भाई आ गए, उन्होंने 25 मई 1915 में अपना सत्याग्रह आश्रम भी बना लिया है, ठीक है। अब क्या, तो वो एक व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय अ वेरी फेमस पर्सनालिटी एंड ही regarded his political teacher to him. उन्होंने इस व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु माना। किसे माना? क्या आप में से किसी को पता है? ठीक है, पॉलिटिकल टीचर किसे माना? मिस्टर गोपाल कृष्ण गोखले को। इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना पॉलिटिकल लीडर माना, अपना पॉलिटिकल टीचर माना, ठीक है, जिसको राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप लोग जब आगे पढ़ोगे तो फिर इनके बारे में भी जानोगे कि ये भी एक लिबरल्स की कैटेगरी में आते थे, बहुत फेमस ही लिबरल्स थे। और एक बार इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की भी अध्यक्षता की है। ही वॉज प्रेसिडेंटेड वंस व्हेन कांग्रेस सेशन ऑफ वाराणसी इन 1905। तो बनारस में जो एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस का बनारस में हुआ ही है, वो 1905 में हुआ था। उस समय वहाँ पे उन्होंने अध्यक्षता की थी और उनको बंग भंग की उन्होंने निंदा की थी, जस्ट बिकॉज बंगाल वाज जस्ट डिवाइडेड। उसी समय बंगाल का डिवीज़न हुआ था, उसकी निंदा की और विपक्ष का नेता भी उन्हें घोषित किया गया था उसी समय। तो इनकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे कौन? गांधी जी। तो इन्होंने अपना पॉलिटिकल टीचर जो माना, वो किसे माना? वो माना गोपाल कृष्ण गोखले को। तो फिर उसके बाद जब सत्याग्रह आश्रम बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना पॉलिटिकल टीचर वो पहले से मान चुके थे। रस्किन की किताबें पढ़ी, लियो टॉल्स्टॉय की किताबें पढ़ी, उससे उन्होंने पूरी प्रेरणा ली। उसके बाद फिर तब वो गए मिलने, गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने गए। ही एडवाइज्ड हिम टू गो। उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं हेल्प करूँ लोगों की, एक तरीके से इंडियंस की, बट मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कैसे शुरुआत करूँ। सो गोपाल कृष्ण गोखले ही एडवाइज्ड हिम टू गो एंड विजिट इंडिया वंस। आप जाओ और एक बार एटलीस्ट आप भारत भ्रमण करो। तो ठीक है, वो चले गए बस इनकी एडवाइस पे। ऑन द एडवाइस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले ही वेंट टू विजिट इंडिया फॉर अ ईयर। वो 1 साल के लिए भारत भ्रमण पे चले गए, मतलब 1 से 1.5 साल जो भी उन्होंने अपना टाइम लगाया। तो वहाँ पे वो विजिट करके जब आए तो और इसी के बाद उन्होंने जो अपना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ट्रूथ, नॉन वायलेंस। भाई देखिए, जब तक आप परिस्थितियों को देखेंगे नहीं तब तक आप लिटरली उसे समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ट्रूथ, नॉन वायलेंस और इन दोनों के बेसिस पे सत्याग्रह का सिस्टम शुरू किया उन्होंने इसकी नींव रखी, ठीक है। बस यहाँ तक की चीज़ें जेन्युइनी थी उनके लिए। अब इन सब का यूज़ था वो पूरा का पूरा तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। अब देखिए, वैसे तो हम लोग जब गांधीयन एरा में पढ़ेंगे, ठीक है, एक तरीके से अगर मैं देखूँ एक जनरल इंट्रोडक्शन दो, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो गांधीयन एरा में अगर हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से कहाँ तक, 1919 से लेके 1942 तक जो गांधीयन एरा, गांधी युग कहा जाता है, जिसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। जैसे मान लीजिए अगर हम
स्पेसिफिक मूवमेंट्स की बात करें, ठीक है, मूवमेंट्स की बात करें, या हम कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स की बात करें, ठीक है, मूवमेंट्स की बात करें, तो गांधी जी के द्वारा तो वो सब लीड में कैसे हुई थी, तो जैसे सबसे पहले इन सब के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग आगे करेंगे। अभी तो एक जनरल या ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, जैसे चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि हम लोगों ने बताया ना कि हाँ भाई, जब वो 1 साल के विजिट के बाद होके आए तब उन्होंने जो ट्रूथ, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का जो रास्ता अपनाया, he chosen the path of truth, non-violence. From that he visited and he did a lot of things. जैसे चंपारण सत्याग्रह जो था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था भाई, ऑब्वियस सी बात है 1917 में, 17 में हुआ। फिर उसके बाद तो फिर खेड़ा हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918। फिर इसी के बाद कॉटन मिल वर्कर वाला केस हुआ, कहाँ पे, अहमदाबाद में, कॉटन मिल वर्कर का केस हुआ, कहाँ पे, अहमदाबाद में, ठीक है, 18 में ही, ठीक है। इसके बाद फिर तब कहाँ, तब फिर जाहिर सी बात है खिलाफत हुआ, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, जिसमें भाई लियाकत अली और शौकत अली दोनों लोगों ने मिलके गांधी जी से बात की, और गांधी जी ने सबसे इम्पॉर्टेंट इंडियन मुस्लिम्स, हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनिफिकेशंस को लेके बहुत बड़ा काम किया यहाँ पे 1919 में। सब धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, जब ऑटोमैन एम्पायर के बारे में भी थोड़ा मोड़ा डिस्कशन सब जगह से करते हुए हम लोग आगे को चलेंगे, ठीक है। खिलाफत, इसके बाद भाई सबसे फेमस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ। ये वो चीजें थी जो गांधीयन एरा में की गई, ठीक है, गांधीयन एरा में की गई थी, 1919 से 20 तक के बीच में ये एरा स्टार्टिंग था, ठीक है, ये की गई। और सबसे फेमस भाई अभी यहीं पे आएगा आपका, सॉरी दिख नहीं रहा, ये दिख रहा है, ठीक है। अब चंपारण हुआ, खेड़ा हुआ, कॉटन मिल वर्कर का हुआ 1918 में, खिलाफत मूवमेंट हो गया 1919 में, नॉन कोऑपरेशन हो गया 1919 से 20 में। फिर उसके बाद आपका आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि आपका रहा 1930 से, फिर उधर उसके बाद फिर तक क्विट इंडिया मूवमेंट आया 1942 से। ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे, जिसमें क्या था, जिसमें गांधी जी ने ट्रुथ, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह को अपना सबसे इंपॉर्टेंट वेपन बनाया था, ठीक है। अब आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, if we will talk about some of the important incidents, तो गांधीयन एरा में कुछ इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट्स हुए थे, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, तो वो जो इंसिडेंट्स थे वो क्या थे, तो भाई जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें होके आती हैं और उठती हैं और उस पर बातें होती हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात कर ले अगर रॉलेट एक्ट के बारे में, ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 में, क्यों आया था, इन सब के बारे में बातें होंगी। हम लोग आगे चलेंगे तो डिस्कशन करेंगे, मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के बारे में भी बातें करेंगे, सब चीज़ों के बारे में बातें होंगी, ठीक है, ओके। रॉलेट एक्ट, उसके बाद फिर तब जैसे ही रॉलेट एक्ट हुआ उसी के तुरंत बाद क्या हुआ था, एक बहुत ही बुरा काम हुआ था, जलियांवाला ब्लडशेड। जो जलियांवाला ब्लडशेड हुआ था, यानी जलियांवाला मैस्कर भी कहते हैं लोग, हत्याकांड जिसे कहा जाता है, ठीक है, वो हो गया था फिर आपका, ओके। इसके फिर तुरंत बाद तब फिर क्या हुआ था, इसके बाद तो जो इंसिडेंट थे, हाँ, चौरी चौरा वाला इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद स्वराज पार्टी का फाउंडेशन हुआ था, स्वराज पार्टी फाउंडेशन कब हुआ था, 1923 के आसपास में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, तो साइमन कमीशन आया था। देखिए जब हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे चीज़ों को तब उनके बारे में कंप्लीट, we will talk about a lot of things related to such a topic, but it's a general और a brief descriptions इन सब के बारे में है, ठीक है। 1927 से चल के फिर 1928 में हमारे पास आया था, हम लोग धीरे धीरे सब चीज़ों के बारे में डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो फिर जब यहाँ तक की चीज़ें चलती चली जाएंगी, इसी तरीके से आगे अभी साइमन कमीशन हुआ, साइमन कमीशन के बाद तो फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे कंप्लीट हुआ था आपका। जैसे ही साइमन कमीशन कंप्लीट हुआ था, यहीं से सबसे बड़ा बेसिक चेंजेस यहीं पे शुरू हो गए थे। जब हम लोग इनके बारे में, इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तब जानेंगे। इसके बाद तो फिर नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आई कब, 28 में, ठीक है, 28 में नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट से फिर तब उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद फिर तब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ, फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर पूना पैक्ट हुआ, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें चलती चली गई और पूना पैक्ट के बाद फिर तब
जैसे ही जैसे सिनेरियो चलते चले गए, सारी की सारी चीज़ें होती चली गई। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर वर्ल्ड वॉर भी हुए, फिर वर्ल्ड वॉर के बाद वाला जो सिनेरियो था जिसमें अगस्त ऑफर आया था, फिर क्रिप्स मिशन आया, तो इस तरीके से डिमांड ऑफ पाक भी बीच में 1940 में ही था, इंडिविजुअल सत्याग्रह भी 1940 बीच में ही होगा। तो इस तरीके से चीज़ें पूरी की पूरी एक कंप्लीट सिनेरियो के साथ चलती चली गई। और इन सब में सबसे मेजर रोल जो था वो किसका था? वो सब गांधी जी का था। और ये सारी चीज़ें हम लोग गांधीयन एरा में, जो कि 1919 से 1942 में पढ़ेंगे, और ये सब आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें तो हो गई, यहाँ तक की चीज़ें थी, लेकिन सब चीज़ कंप्लीट होने के बाद आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस ऑन 30th of Jan 1948, जब गांधी जी कहाँ जा रहे थे? बिरला हाउस में। कहाँ जा रहे थे? बिरला हाउस में। किस चीज़ के लिए जा रहे थे? टू अटेंड द प्रेयर, प्रार्थना के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो उस समय वहाँ पे क्या हुआ? उस समय ही वॉज assassinated, उनकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे, और नाना आप्टे, इन दो लोगों द्वारा गांधी जी की क्या की गई? हत्या कर दी गई। ठीक है, और इसी के बाद 15 नवंबर 1949 को दोनों लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया। बोथ वर एग्जीक्यूटेड, दोनों को क्या किया गया? एग्जीक्यूट कर दिया गया, दोनों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। और इसी के साथ एक कंप्लीट तरीके से गांधीयन एरा जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो गाइज ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन गांधीयन एरा के बारे में, गांधी जी के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चंस को डील किया। अगर हम एकदम क्विक समरी के बारे में थोड़ा सा बात करें तो हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? बहुत ही एकदम बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक समरी थोड़ा सा देखते हैं बस 2 मिनट में। तो हम लोगों ने फिर भाई 1869 2 अक्टूबर 1869 को उन्होंने मतलब भाई उनका बर्थ हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने पाया कि 1882 में उनकी शादी हुई थी। ठीक है, 1889 से 91 में वो स्टडी के लिए चले गए थे लंदन में, जहाँ पे उन्होंने बैरिस्टर की अपनी डिग्री ली, लॉ को कंप्लीट किया। 1893 में क्या किया उन्होंने? 1893 में उनकी मुलाकात हुई दादा अब्दुल्ला से, जो कि एक इंडियन मुस्लिम थे। उनके केस के लिए वो कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए, जहाँ पे फिर जब वो प्रेटोरिया से डरबन जा रहे थे तो फिर उस समय मिट्सबर्ग में उनको ट्रेन से उठाकर फेंक दिया गया। और ट्रेन से जब उठाकर उनको फेंक दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ? फिर वो हिस्सा बने किसका? एंटी अपार्थाइड मूवमेंट का। एंटी अपार्थाइड मूवमेंट का हिस्सा बनने के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। 1894 में क्या हुआ? 1894 में फिर तब नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई। ही स्टैब्लिश्ड नेटल इंडियन कांग्रेस। आफ्टर दैट इन 1904 ही स्टैब्लिश्ड फिनिक्स आश्रम। इन 1906 व्हेन एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट केम, देन ही स्टार्टेड डिसोबीडियंस मूवमेंट, द सत्याग्रह दैट मीन्स। ठीक है, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। आफ्टर दैट ही स्टैब्लिश्ड टॉलस्टॉय फॉर्म। ठीक है, और इन सब के बाद ही ऑन 9th जनवरी 1915 ही रिटर्न टू इंडिया। ठीक है, और इंडिया में आए। इन अहमदाबाद ही टुक अ रूम ऑन रेंट फ्रॉम एंड दैट रूम वाज ऑफ किसका था? बैरिस्टर जीवनलाल का। ठीक है, एडवोकेट जीवनलाल का था। उसको लेने के बाद फिर उन्होंने वहाँ पे 25 में 1915 को ही स्टैब्लिश्ड सत्याग्रह आश्रम। आफ्टर सम टाइम्स दैट सत्याग्रह आश्रम बिकम टू फेमस एज साबरमती आश्रम। वही सत्याग्रह आश्रम, वही जो रूम उन्होंने भाड़े पे लिया था, वही अब साबरमती आश्रम के नाम से फेमस हो चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर तब उन्होंने, अब जो उनके पॉलिटिकल टीचर थे, कौन थे उनके पॉलिटिकल टीचर? बिल्कुल सही, गोपाल कृष्ण गोखले जी। गोपाल कृष्ण गोखले जी उनके पॉलिटिकल टीचर थे। उनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पे व्हेन ही रिकमेंडेड हिम टू गो एंड विजिट इंडिया एटलीस्ट वंस, तो वो गए वहाँ पे। फिर पूरे इंडिया का लगभग 1-1.5 साल भ्रमण किया। वहाँ से आने के बाद वो फिर तब चंपारण गए, चंपारण के बाद फिर खेड़ा गए। ये सब डिस्कशंस फिर आगे चलते चले गए। फिर तब उसके बाद फिर तब हम लोग आए 1948 तक में, जब 30 जनवरी 1948 के बारे में थोड़ा मोड़ा डिस्कशंस हुआ है, जब हमने पाया कि ही वॉज गॉट असैसिनेटेड बाय नाथूराम गोडसे, नाना आप्टे, एंड इन 19 फिर तब आगे 1949 में 15 नवंबर बोथ वर एग्जीक्यूटेड। सो गाइज इन दिस बेसिस में we have completed a very small topic of your syllabus. ठीक है, इसके बारे में फिर तब अब in the next class we will begin with the next topic. That's all for today's.
थैंक यू सो मच।